हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख लिया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने जितने भी लोगों ने देखा, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर मैं बात करूंगा तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इज ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। यहाँ पे पता नहीं क्या लिख दिया है। तो एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन यहाँ पे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरियल और सोशल, इस तरीके से हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट, ठीक है। 12th क्लास का शुरू कर दिया है, मैंने बता दिया आपको। 12th क्लास के हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, अभी हम 3rd चैप्टर के ऊपर है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर मैं बात करूंगा, प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि हमारे इनिशिएट किया था 1951 में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहती थी। और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो कि प्रोग्राम जो कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, सारे ही रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट को लेकर ये प्रोग्राम को लिया गया था, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर लिया गया था। एमिनो सिंथेसिस क्या है? ये फ्यूटल डिटेक्शन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न के अंदर देखने को मिलता है आपको। क्रोमोसोम चेक किया जाता है इसमें। इसमें पता चल जाता है कि आपका एम्ब्रियो मेल है कि फीमेल है। और कोई डिजीज ये इसलिए यूज करते थे, कोई डिजीज वगैरह ना हो, ठीक है। कोई चेंजेस ना हो बेबी में, तो ये इसलिए यूज करते थे। पर इसका मिस यूज होना बहुत जल्दी शुरू, एमनोटिक फ्लूइड सराउंडेड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो से भी पता चल जाता था। तो पर इसका मिस यूज होने लग गया था कि डिटेक्शन में, तो फीमेल और मेल में। तो इसमें मेल मेल की जगह पे फीमेल को ज्यादातर, जो अगर फीमेल बेबी होगा तो उसको क्या कर देते थे, गर्ल बेबी होगा तो उसको अबॉर्ट कर देते थे, ठीक है। इस तरीके से ये इनलीगली चलता था, अभी वो बंद कर दिया गया है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसके ऊपर आपको इस साल, इस टॉपिक के ऊपर इस साल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक नहीं तो 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। प्लीज कर लेना, ठीक है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मोर्टिलिटी रेट को कहते हैं हम। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आर सेल एज इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ द रिप्रोडक्शन एज देखने को मिलता है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज फ्रेंडली, जो भी हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, मतलब हमें आसानी से मिलने चाहिए, हाँ, इजीली अवेलेबल और फ्रेंडली यूजेबल होने चाहिए, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए और रिवर्सिबल होने चाहिए। विथ नो और लेस साइड इफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी साइड इफेक्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, होना होगा भी तो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो इफेक्टिव और रिवर्सिबल मतलब यूजर फ्रेंडली, जैसे कि कॉन्डम्स हो गए, ठीक है। कॉन्डम सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज किए जाते हैं, यही हमारे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे ज्यादा कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल मेथड, जो कि हमारा जो ज्यादा नेचुरल मेथड जो आ जाता है, और चांसेस ऑफ ओवम एंड द स्पर्म मेटिंग ऑफ द पीरियोडिक एब्सेसेंस। पीरियोडिक एब्सेसेंस कब होता है? जब आपको वाइटस को अवॉइड करना है फ्रॉम डे 10 से लेके डे 17 तक, क्योंकि 14 डेट के ऊपर आपको पता चला था ओव्यूलेशन होता है। फिर आपका उसके बाद आपका फॉलिकुलर फेज खत्म हो जाता है, फिर आपका ल्यूटल फेज शुरू हो जाता है, फिर आपका आगे से पूरी आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखी थी, जिसमें आपका पूरा ई साइकिल होता है। तो डे 10 से लेके डे 7 तक आपको क्वाइटस मतलब हैविंग, अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करना होता है, आपको सेक्स नहीं करना होता है उन दिनों में। उसके बाद आपको ओव्यूलेशन क्या करना होता है, और उसके बीच में ओव्यूलेशन कभी भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो अगर आप उस समय अगर आप सेक्स नहीं करते तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका स्पर्म की जो मीटिंग है ओवम से नहीं होगी। ऑब्वियस ही बात है। तो ये चीज़ आप पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ओवम और स्पर्म की जो मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे, इस तरीके से। पर एक्चुअल में ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबका जो है डे टू डे कोई नंबर एज इट इज याद नहीं रखता है कि कब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ, फिर उसके 7 दिन बाद आपका मेंस्ट्रुएशनल ओव्यूलेशन होगा। तो ज़्यादातर इफेक्टिव मेथड नहीं था, ठीक है ये। पर ये करते हैं कुछ कुछ। फिर विड्रॉ ऑफ द क्वार्टस इंटरप्शन, ये बात आ जाती है मेल के ऊपर। मेल जब अनदर मेथड इज यूज बाय द मेकिंग पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना। जो वजाइना में जो पेनिस जब जाती है, जब दे आर हैविंग सेक्स, ओके, जब वो सेक्स कर रहे होते हैं, तब जब एजुक्यूलेशन होने से पहले वो जो पेनिस है उसको बाहर निकाल लेता है, एजुकुलेट नहीं करता है उसके अंदर, ठीक है। सो दैट अवॉइड द इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन अवॉइड कर देता है वो, पहले ही पेनिस को बाहर निकाल लेता है और उसको इजैकुलेट बाहर करता है, ठीक है। वजाइना के अंदर नहीं करता। तो उससे क्या हो जाता है, आपका ओवम जो रिलीज अगर हुआ होगा उस समय, तो ओवम से जो है आपका स्पर्म बिल्कुल भी अटैच नहीं होगा, और आपका जो है वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस एकदम
कम हो जाएंगे। पर ये तो भी इतना इफेक्टिव मेथड नहीं होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप व्हेन यू आर इजैकुलेटिंग। तो ये रेयरेस्ट चीज़ में होता है कि आप इजैकुलेशन आपको पता चल जाता है, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आ जाती है। ये क्या हो जाता है, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन कब एब्सेंट होता है, जब आपका मेमोरी जब लैक्टेशनल में काम करते हैं, सारी हार्मोन आपका लैक्टेशनल में काम करते हैं, तो आपका जो है मेंस्ट्रुएशन तब एब्सेंट होता है जब आप फर्स्ट बर्थ के बाद हो जाता है। कोई फर्स्ट बेबी हो गया होगा तो सेकंड टाइम में क्या हो जाता है, बेबी होने के बाद आपका बिल्कुल भी मेंस्ट्रुएशन फ्लो बंद हो जाता है। बहुत लगभग 6-7 महीने के लिए आपका मेंस्ट्रुएशन फ्लो बंद रहता है। तो ये चीज हो जाती है, तो उसके बीच में आपको बिल्कुल भी मेंस्ट्रुएशन फ्लो देखने को नहीं मिलता, ओवल का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस समय भी आप क्या कर सकते हैं, आप सेक्स कर सकते हैं, तब आपका बहुत कम चांसेस हो जाती है। पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं थे, ये तीनों भी जो थे हमारे इफेक्टिव मेथड बिल्कुल भी नहीं थे। इनसे रिस्क जो था, हायर चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी बढ़ जाते थे। पर ओवम और इनको नहीं मिलाने की मेथड हो सकते थे ये, पर हायर चांसेस हो जाते थे, बहुत हायर चांसेस हो जाते थे कि मिल सकता है स्पर्म ओवम को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बैरियर मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई अभी की। और अभी को तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉन्डम्स, जो कि बैरियर मेथड में। और क्योंकि ये लेस इफेक्टिव होता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, कोई भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा या फिर मार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा कॉन्डम्स। उनकी एडवर्टाइजमेंट भी आती है और उसका बहुत सारी कंपनी बनाती भी है कॉन्डम्स को, और यूज भी होता है बहुत सारे कॉन्डम्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव टू द यूजर फ्रॉम द कॉन्ट्रासेप्टिंग द एसटीडी एंड एड्स। ठीक है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स जैसी डिजीज होने से भी बचा देता है आपको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन आ जाता है। और भी बैरियर मेथड की अगर मैं बात करूंगा, डायफ्राम्स, कैल्वी कैप्स आ जाते हैं, वल्वेट्स आ जाते हैं, जो कि इंसर्ट करते हैं हम कहाँ पे, इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कवर करता है सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वार्टस। सर्विक्स को ये पूरा कवर कर देता है और क्वार्टस के समय आपको देखने को मिलता है। तो इसमें डायफ्राम, कैल्वी कैप्स और वल्वेट्स की बात कर ली। कॉन्डम्स आपका दोनों में भी देखने को मिलता है, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम, अगर पता होगा तो। फीमेल कॉन्डम थोड़ा डिफिकल्ट होता है वजाइना के अंदर इंटरप्ट करना। ठीक है, इसकी जगह पे आप मेल कॉन्डम आप ज़्यादातर प्रेफरली यूज़ किया जाता है फीमेल कॉन्डम की जगह पर, और मार्केट में भी वही ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं डायफ्राम और क्या कैल्विसेट क्या हो जाता है, ये इनको इंसर्ट किया जाता है यूटेरस के अंदर। ये भी हमारे आ जाते हैं, जो कि सर्वाइक्स को कवर करते हैं क्वाइटस के अंदर। तो ये हमारे बात आ गई। उसके बाद अभी हम बात करेंगे इंटरा यूटेराइन डिवाइसेस की बात करूंगा मैं। ठीक है, कैल्वी कैप्स और वल्वेट्स और डायफ्राम आपको समझ में आ गया। ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव कॉन्डम्स के नाम से समझ लीजिए। और ये नीरो जो कि पहला कॉन्डम था, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव कॉन्डम था। इंटरा यूटेराइन डिवाइसेस की अगर मैं बात करूंगा, नॉन मेडिएटेड इंटरा यूटेराइन डिवाइसेस की लिप्स लूप्स की अगर मैं बात करूंगा, उसका कॉपर रिलीजिंग आईओडी, जो कि कट के बारे में कॉपर 7, मल्टीलोड 375 इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी की अगर मैं बात करूंगा, कट आ जाएगा CU7 देखने को मिलेगा, मल्टी लोड 375 देखने को मिलेगा। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी की अगर मैं बात करूंगा, आपको प्रोजेस्टेरॉन में देखने को मिलेगा LNG20 देखने को मिलेगा। ये नाम याद रखने आपको। नॉन मीडिएटेड में कौन आ गया, लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग में आ गया कट, CU7, मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में आ गया प्रोजेस्टेरॉन, LNG20। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी आर इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। यहाँ पे क्या जाता है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, अनसुटेबल हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर बात करेंगे, थोड़े से ओरल की भी बात कर लेंगे हम यहाँ पर। ओरल की अगर मैं बात करूंगा, ओरल जो कि ओरली फीमेल्स जो लेती हैं स्मॉल डोजेज आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्ट्रोइस्ट्रोजन आपका ले सकती है वो इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स, और हेंस दे पॉपुलरली यूज एज पिल्स के फॉर्म में पॉपुलरली यूज किया था। पिल्स हैव टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ द 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आफ्टर गैप ऑफ द 7 days। तो इसको ये सब चीजें कंटिन्यू पैटर्न में टैबलेट्स लेनी पड़ती जब तक आपको कंसेप्शन, मतलब आपको जब तक आपको बेबी नहीं चाहिए या फिर आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, तब तक आप ये सब चीजें फॉलो कर सकती है ओरल कंसेप्शन पिल्स को, जो कि लेसर साइड इफेक्ट और सबसे ज्यादा पॉपुलर तब के टाइम पे हुई थी, होती आपकी ओरल पिल्स, जो कि सहेली के नाम से था। सहेली लिखा नहीं शायद, अच्छा लिखा है न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि फीमेल कंटेनिंग नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन से होती है। तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी सहेली, जो कि पिल्स थी। ठीक है, उसके बाद इंजेक्शन और इम्प्लांट एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन देखने को मिलेगा आपको।
इसके अंदर विद इन 24 आवर्स में क्वार्टर्स के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इससे क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की लेवल सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या हो जाता है, आपका जो है इम्प्लांटेशन होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, आपका स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है इससे। तो वेरी इफेक्टिव हो जाता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी हम कहेंगे इसको, ठीक है। एज यूज एज अवॉइड प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप होने की वजह से, या फिर कैजुअल प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर आपने कैजुअल ही सेक्स कर लिया और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया, ठीक है, तब जाके आपका जो है रेप के समय ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका पूरा ही वेसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। स्टरलाइजेशन बोल देते हैं इसको, स्टरलाइजेशन मतलब इसमें डायरेक्ट ही परमानेंट क्योर है, यहाँ पे आपका ओवम और स्पर्म बिल्कुल भी रिलीज नहीं होंगे। तो अगर मैं वेसोक्टोमी की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपकी बात आ जाती है। ट्यूबेक्टोमी की अगर बात करूंगा तो आपका फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। वेसोक्टोमी में आपका वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है और उनको टाइड अप कर दिया जाता है। टेस्टिस और फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अलग से कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा सर्जिकल मेथड होता है स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इसको आप डबल ज्वाइन करके यूज कर सकते हैं। ये आपका सबसे अलग मेथड होता है, ठीक है। अभी देखते हैं मेडिकल ट्रांसमिटेड एमटीपी की बात करेंगे। 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी इन ईयर। यहाँ पे आपको 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी में आपको अबाउट टर्मिनेशन देखने को मिलता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। 40 से 45 मिलियंस ऑफ द एनटीपी इज परफॉर्मिंग एन ईयर। 40 से 45% ऑफ द एनटीपी परफॉर्मिंग ईयर हो जाता है। रिलेटिव सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक मैंने बताया था, पीछे प्रेगनेंसी में सेफ होता है फॉर द प्रेगनेंसी। अगर 24 वीक में करोगे तो सेकंड ट्राइमेस्टर बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, अगर मैं बात करूंगा एसटीडी की अगर मैं बात करूंगा, इसमें गोनोरिया, स्काइफिल्स, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडिस, जेनिटल वर्ब्स, ट्रिकोमोनोडर्माइसिस, हेपेटाइटिस बी। ये आपके कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, ये क्यूरेबल नहीं होते। कुछ इनमें हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस और एचआईवी इन्फेक्शन जो है आपके बिल्कुल भी क्यूरेबल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। इन विवो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी देखने को मिलता है, इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। फॉलो बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर देखने को मिलता है। जिफ्ट की अगर मैं बात करूंगा, उसके अंदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो जो कि अप टू द 8 ब्लास्टोमियर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब को, शिफ्ट का अंदर फेलोपियन ट्यूब। अगर आपका मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो जाएगा तो उसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करेंगे, जो यूटेराइन से करेगा, ठीक है। उसका इन वीवो करेंगे, इन विट्रो कर दिया हमने, इन वीवो मतलब बाहरी गिफ्ट आ जाएगा। जो कोई फीमेल जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है तो अपने क्या करेगी, किसी और से ओवम ले लेगी। इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कर सकते हैं हम, जो कि स्पर्म जो कि डायरेक्टली फीमेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, एंटर नहीं हो पा रहा है, तो स्पर्म को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं ओवम के अंदर। इनफर्टिलिटी केस ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर इंसेमिनेशन ड्यू टू द लो स्पर्म काउंट के अंदर की वजह से हम ये कर देते हैं साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन आ जाता है फॉर द फीमेल, कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और द हेल्दी डोनर से। तो आपको वही चीज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है वजाइना के अंदर, ठीक है। तो हस्बैंड से कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो कलेक्ट नहीं कर पा रहा है तो डायरेक्टली कलेक्ट करके वजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये भी सारे मेथड थे कि इससे अभी हम अभी ये जो मेथड थे ये स्पर्म को या फिर बच्चा कैसे हो सकता है जिनके प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए था। उससे पहले वाली मेथड थी जिनको बिल्कुल भी सेक्स करना है बस, और दे वांट जस्ट सेक्स, और उसके अलावा उनको बेबी और प्रेगनेंसी से दूर रहना है, तो वो वाली ऊपर वाली मेथड थी। फर्टिलाइजेशन के अंदर वो ये मेथड जिनको चाहिए, दे आर हैविंग द सेक्स, पर उनका कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है, तो वो सारी प्रॉब्लम को भी यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यही सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर पसंद आ गया होगा। थैंक यू सो मच, पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है, पूरा एनसीईआरटी यहाँ पे कवर हुआ है। तो थैंक यू सो मच। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये नोट्स और ये सब चीजें जो चैनल के ऊपर प्रोवाइड हो रही है आपको अगर अच्छी लग रही होगी, तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच।